हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कृतिका BLLB में। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 3 लेकर के आई हूँ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेकंड की, जो आप लोगों की सीरीज चल रही थी। और क्लास सेकंड ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रत्यभूति के प्रकार। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रत्यभूति की संविदा किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है। या एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका ये भी पूछ लिया जाता है कि चलत प्रत्यभूति ये भी आपका एक इसका प्रकार होता है। ठीक है, कि चलत प्रत्यभूति क्या है, इसका किस तरीके से प्रतिसंहरण किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपके ये दो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। लास्ट जो क्लास थी, क्लास सेकंड, अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो पहले उसको देख लेना, क्योंकि इस क्लास की बेसिक जो है वो पहले सेकंड क्लास है आपकी, जहां पर हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है इसके, उससे रिलेटेड कुछ हम लोगों ने MCQ वगैरह भी उसी में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास 3, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ गारंटी, यानी कितने प्रकार की गारंटी होती है। वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर कुछ अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे टेलीग्राम चैनल, आप यहाँ पर जुड़ सकते हो। कृतिका BLLB नाम से टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर मैं आप लोगों को PDF नोट्स या फिर कोई एग्जाम की अपडेट, इमिडिएटली कोई अगर अचानक से कोई इन्फॉर्मेशन आ जाती है आप लोगों से रिलेटेड, तो उसको मैं शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पर इंस्टाग्राम ID है, जहाँ पर आप लोगों की अगर कोई क्वेरी हो तो आप लोग यहाँ डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, और ये आप लोगों के लिए एक वेबसाइट मैंने क्रिएट करी है, जहाँ पर ये जितनी भी आप लोगों की क्लासेस होती हैं इस यूट्यूब चैनल पे लॉ से रिलेटेड, वो सारे PDFs मैं उसी में अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, इस वेबसाइट में आप लोग जा करके बाकी अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड PDFs डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। ओके, और यूट्यूब चैनल को तो आप लोग जानते ही हो, जहाँ पर हम LLB BLLB एग्जाम से जुड़े नोट्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सॉल्व क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो भी आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड वीडियो होते हैं वो अपलोड करते रहते हैं टाइम पे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, जो कि आप लोगों के काम की थी। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक से समझेंगे, आराम से समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं प्रत्यभूति के प्रकार, यानी काइंड्स ऑफ गारंटी। तो जो गारंटी है उसको पहले दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है विद्यमान प्रत्यभूति, जिसको इंग्लिश में कहेंगे गारंटी फॉर पास्ट डेप्ट। दूसरा आपका है भावी प्रत्यभूति, यानी गारंटी फॉर फ्यूचर डेप्ट। तो जो गारंटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो इसको डेप्ट यानी ऋण के आधार पर डिवाइड किया गया है। एक ऐसी गारंटी जो पास्ट में दिए गए ऋण के लिए गारंटी दी जाती है, उसको विद्यमान प्रत्यभूति कहते हैं। और दूसरी प्रत्यभूति जो फ्यूचर में दिए जाने वाले ऋण के संबंध में दी जाती है, उसको भावी प्रत्यभूति कहते हैं। ठीक है, फिर जो गारंटी भविष्य में दिए जाने वाले ऋण के लिए दी जाती है, उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है विशिष्ट प्रत्यभूति, जिसको स्पेसिफिक गारंटी कहते हैं, और दूसरा आपका है चलत प्रत्यभूति, जिसको कंटिन्यूइंग गारंटी कहते हैं। विशिष्ट यानी जो एक किसी स्पेसिफिक या एक ही ट्रांजैक्शन के लिए गारंटी दी जाती है, और चलत प्रत्यभूति यानी जो एक से अधिक यानी कई समव्यवहारों के लिए या कई ट्रांजैक्शन के लिए जो गारंटी दी जाती है, ठीक है, उसे चलत प्रत्यभूति कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सिर्फ और सिर्फ चार्ट समझने की कोशिश करिएगा। आगे क्या होता है भावी प्रत्यभूति, क्या होता है विद्यमान प्रत्यभूति, विशिष्ट प्रत्यभूति, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा दिमाग में प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आगे हम एक एक करके इलस्ट्रेशन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विद्यमान प्रत्यभूति, ये क्या होता है। तो जब प्रत्यभूति या गारंटी पहले से ही विद्यमान किसी ऋण के संबंध में दी जाती है, उसको क्या कहते हैं, विद्यमान प्रत्यभूति कहते हैं। ठीक है, यानी ये आप लोगों को समझ में आ गया कि ऐसा ऋण जो पहले ही दिया जा चुका है, जब उसके संबंध में कोई गारंटी दी जाती है तो उसी को विद्यमान प्रतिभूति बोलते हैं। या फिर कह सकते हो कि भूतकालीन ऋण के लिए जो गारंटी दी जाती है उसको विद्यमान प्रतिभूति बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ विद्वानों का मानना है कि इस तरीके की गारंटी जो है शून्य है, विधि मान्य, अविधि मान्य है, इसको कोई मान्यता नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक आपका केस था यहाँ पर, गुलाम हुसैन वर्सेस फयाज अली का केस है। ठीक है, तो इस केस में अवध उच्च न्यायालय ने ये कहा था कि नहीं, अगर कोई भी गारंटी भूतकालीन ऋण के लिए दी गई है, यानी ऐसा ऋण जो पास्ट में दिया गया है, अगर उसके लिए कोई गारंटी दी गई है तो वो भी मान्य हो सकती है। ठीक है,
चलिए अब यहाँ से आप लोगों का क्लियर हो गया कि विद्यमान प्रतिभूति क्या होता है। दूसरा आपका है, और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके समझने के लिए मैं इसको समझा रही हूँ। ओके, अभी भी अगर किसी का क्लियर ना हो तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं। पहला आपका है रमेश जो कि एक स्टूडेंट है, दूसरा आपका विक्रम जो कि एक बिजनेसमैन है, जो कि एक अमीर आदमी है, और तीसरा है उदय सेठी जिनको आप अच्छे से जानते हो। इसमें क्या है कि जो रमेश है वो विक्रम से 6 महीने के लिए 10,000 रुपये उधार लेता है और एक निश्चित दिन में चुकाने का वादा भी करता है, लेकिन वो टाइम ख़त्म भी हो जाता है और रमेश इस ऋण को चुका नहीं पाता है। फिर जब विक्रम के द्वारा मांगा जाता है तो रमेश के द्वारा 1 महीने का और टाइम मांगा जाता है कि आप मुझे 1 महीने का टाइम और दे दो और मैं इस ऋण को चुका दूंगा। और विक्रम कहता है कि मैं तुम्हारे पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर 1 महीने का टाइम दे सकता हूँ, अगर उदय सेठी जो है इस चीज़ की गारंटी दें कि तुम मुझे 1 महीने में ये मेरे जो 10,000 रुपये हैं इनको वापस कर दोगे। तो यहाँ पर उदय सेठी जो है ये गारंटी देते हैं कि विक्रम को ये गारंटी देते हैं कि तुम इसे 1 महीने का टाइम और दे दो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि ये तुम्हारे जो 10,000 रुपये हैं तो इसका भुगतान ये इस 1 महीने में कर देगा, अगर ये नहीं करता है तो इसकी जगह पे मैं भुगतान करूँगा। तो यहाँ पर जो उदय सेठी ने गारंटी दी है वो किस ऋण के लिए दी है? ऐसा ऋण जो 6 महीने पहले दिया गया था। तो यहाँ पर जो उदय सेठी ने जो प्रतिभूति दी है वो कैसी है? ये एक विद्यमान प्रतिभूति है जो कि पास्ट में दिए गए ऋण के संबंध में दी जाती है। तो ये तो अब आप लोगों का क्लियर हो गया, ठीक है। विद्यमान प्रतिभूति तो हमारा क्लियर हो गया। अब भावी प्रतिभूति को डिस्कस करते हैं। नाम से आप लोगों का क्लियर हो रहा है काफ़ी हद तक, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं। जब किसी भावी या भविष्य के लिए ऋण के संबंध में प्रतिभूति दी जाती है तो इसे भावी प्रतिभूति कहते हैं। यानी जब गारंटी किसी ऐसे ऋण के लिए दी जाती है जो भविष्य में ऋण दिया जाना है, उसी को क्या बोलते हैं? भावी प्रतिभूति बोलते हैं। इतना आप लोगों का क्लियर हो गया। अब हम आगे देख लेते हैं प्रतिभूति के प्रकार। प्रतिभूति आपकी 2 प्रकार की होती है। एक होती है विशिष्ट प्रतिभूति जिसको स्पेसिफिक गारंटी बोलते हैं, दूसरा आपका होता है चलत प्रतिभूति जिसको कंटिन्यूइंग गारंटी बोलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि मैम ने अभी ऊपर भी बताया था, 2 पार्ट में प्रतिभूति को डिवाइड किया था, वहाँ पे कहा था विद्यमान प्रतिभूति, भावी प्रतिभूति। यहाँ पर भी प्रतिभूति को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हैं और बोल रहे हैं कि विशिष्ट प्रतिभूति, चलत प्रतिभूति। अगर मैं यहाँ पर भावी प्रतिभूति लिख दूँ तो शायद आप लोगों का कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। यहाँ पे ये जो भावी वाली प्रतिभूति होती है, यानी जो भविष्य के लिए ऋण के संबंध में जो गारंटी दी जाती है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है और बोला गया है विशिष्ट और चलत में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ना होना, क्योंकि ये जो विद्यमान प्रतिभूति है ये आपके एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा कि विद्यमान प्रतिभूति क्या होती है, ये आपसे नहीं एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये आपका इम्पॉर्टेंट इस वजह से भी नहीं है क्योंकि कुछ विद्वानों का मानना है कि विद्यमान प्रतिभूति जो है वो विधिमान्य नहीं है, वो शून्य है, वॉइड है, और कुछ विद्वानों का मानना है कि नहीं ये वैलिड है और यहाँ पर जो प्रतिभू है उसको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो यहाँ पर विद्वानों के बीच में काफ़ी मतभेद है, ठीक है। तो हम जो मेन पढ़ने वाले हैं वो इसको पढ़ने वाले हैं, भावी प्रतिभूति को। और आपके एग्जाम में जब पूछा जाए कि प्रतिभूति के प्रकार बताइए तो आप यहाँ से अपना आंसर स्टार्ट करिएगा कि प्रतिभूति 2 प्रकार की होती है, और पहली आपकी होती है विशिष्ट प्रतिभूति और दूसरी आपकी चलत प्रतिभूति है, जिसमें आपकी चलत प्रतिभूति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है कि चलत प्रतिभूति क्या होता है और इसका रिवोकेशन कैसे किया जा सकता है, यानी इसका प्रतिसंहरण कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अब मेन आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। बेसिक आपका क्लियर हो गया, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से आप लोग अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हो। अब जो हमारा मेन आंसर स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है कि विशिष्ट प्रतिभूति क्या होता है, इसको समझना आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। तो याद रखना कि जब गारंटी किसी एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए दी जाती है या किसी एक निश्चित अमाउंट के लिए दिया जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिभूति। ये आप लोग याद रखना। और इसमें जैसे ही ये ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है, यानी जैसे ही ये जो ऋण है इसका भुगतान हो जाता है, तो वैसे ही ये जो गारंटी है ये भी समाप्त हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिभूति। ये बस समझने की आप लोग कोशिश करिएगा थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये एग्जाम्पल से आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है। इससे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 लोग हैं। पहला आपका है बाबू भैया, दूसरा आपका है श्याम,
और तीसरा है आपका राजू। राजू जो है ये श्याम जो है वो राजू से 20,000 रुपये उधार मांगता है। कितना मांगता है? 20,000 रुपये उधार मांगता है। लेकिन राजू जो है इस शर्त पर तैयार होता है उधार देने के लिए कि अगर बाबू भैया इसकी गारंटी दें कि ये मुझे 1 महीने के अंदर या एक निश्चित समय जो भी है, चलो 1 महीना मान लेते हैं, 1 महीने के अंदर ये जो श्याम है ये राजू को 20,000 रुपये का भुगतान कर देगा, तभी इसको ये उधार देगा, वरना नहीं देगा। तो ये जो बाबू भैया इसकी गारंटी दे रहे हैं कि ठीक है तुम इसको उधार दे दो और मैं तुम्हें इसकी गारंटी देता हूँ कि अगर तुमको ये 1 महीने के अंदर भुगतान नहीं करेगा तो इसकी जगह पे मैं कर दूंगा या तुम मुझसे वसूल लेना। तो ये जो गारंटी दी है ये इसी को विशिष्ट प्रत्याभूति बोलेंगे। और जैसे ही इन जो श्याम है आपका, जैसे ये 20,000 रुपये का भुगतान कर देता है यानी अपना उधार चुका देता है, वैसे ये ट्रांजेक्शन खत्म हो जाएगा और उसके बाद बाबू भैया जो है वो लायबल नहीं होंगे किसी और ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, जैसे सपोज जो श्याम है इसको वापस कर देता है इसके 20,000 रुपये और राजू फिर से उसको 10,000 रुपये दे देता है। ठीक है, तो फिर राजू जो बाबू भैया हैं वो उसके लिए फिर लायबल नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने एक ही ट्रांजेक्शन के लिए गारंटी दी थी जो कि 20,000 की थी और जिसका भुगतान श्याम ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, तो इसमें हमें याद क्या रखना है विशिष्ट प्रत्याभूति में कि यहाँ पर केवल एक ही ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, और इसमें एक निश्चित अमाउंट होता है, एक निश्चित ऋण होता है और जैसे ही ये संव्यवहार खत्म हो जाता है वैसे ही आपकी ये विशिष्ट प्रत्याभूति भी समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब इसके आगे हम देखेंगे दूसरा जो हमारा टाइप है इसका, चलत प्रत्याभूति, जिसको कंटिन्यूइंग गारंटी भी बोलते हैं। तो अब हम समझते हैं चलत प्रत्याभूति क्या होता है। तो चलत प्रत्याभूति सबसे पहले आप लोग ये याद कर लो कि ये किस धारा में परिभाषित है। तो भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 129 में चलत प्रत्याभूति की परिभाषा दी गई है और ये जो परिभाषा दी गई है ये आपके एक्ट में ही दी गई है कि वह प्रत्याभूति जिसका विस्तार संव्यवहारों की किसी आवली पर हो चलत प्रत्याभूति की संविदा कहलाती है। अर्थात इसको दूसरे अगर शब्दों में समझने की कोशिश करें तो जब प्रत्याभूति का विस्तार एक संव्यवहार तक सीमित ना हो करके कई संव्यवहारों तक हो तो उसी को क्या बोलते हैं? चलत प्रत्याभूति की संविदा बोलते हैं। ठीक है, और इसमें ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो चलत प्रत्याभूति की संविदा होती है तो इसमें ऋणदाता तथा मूल ऋणी के बीच में एक निश्चित समय के भीतर जितने भी संव्यवहार होते हैं, ठीक है, यानी सभी संव्यवहारों के लिए प्रतिभू अपने आप को उत्तरदायी बनाता है। ठीक है, यानी जो प्रतिभू होता है वो जितने भी मूल ऋणी और ऋणदाता के बीच में एक निश्चित समय के भीतर जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन सभी के लिए अपने आप को उत्तरदायी बनाता है। जो प्रत्याभूति केवल एक संव्यवहार के लिए दी गई हो वह उस संव्यवहार के पूरा होते ही समाप्त हो जाती है, लेकिन चलत प्रत्याभूति एक निश्चित समय तक चलती रहती है। ओके, चलत प्रत्याभूति को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल है आप लोगों का, यहाँ पर ये 2 दोस्त हैं, एक आपका जय है, हम इनका नाम दे देते हैं, और दूसरा आपका वीरू है। सपोज ये एक आपका एग्जाम्पल है और यहाँ पर एक कॉफ़ी शॉप है, बहुत फेमस कॉफ़ी, इनके यहाँ पर एक 100 रुपये की कॉफ़ी आती है जो कि एक फेमस है। ठीक है, और उसी कॉफ़ी के बारे में जिक्र हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो जय है ये कॉफ़ी शॉप के ओनर को इस चीज़ के लिए गारंटी दे रहा है, प्रत्याभूति दे रहा है कि आप वीरू को 1 महीने के अंदर जितनी भी कॉफ़ी दोगे, उधार जितनी भी कॉफ़ी दोगे उनमें वो 1,000 रुपये तक के लिए केवल लायबल होगा। ठीक है, सपोज अब ये आप एक ही दिन में उसको चाहे जितनी कॉफ़ी दे दो या डेली एक एक करके कॉफ़ी दो, जितनी भी आप कॉफ़ी दोगे उसमें जय जो है वो केवल और केवल 1,000 रुपये तक के लिए लायबल होगा। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया। अब दूसरी चीज़ समझने वाली ये बात है कि हम लोग क्या समझ रहे थे, चलत प्रत्याभूति, तो इसमें एक से अधिक ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। अब ये जो कॉफ़ी शॉप का ओनर है वो उसको डेली 100 रुपये की एक कॉफ़ी दे सकता है, इसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। 10 दिन तक ऐसे दिया तो 1,000 रुपये की कॉफ़ी हो गई कि नहीं हो गई। अब सपोज 1,000 रुपये की कॉफ़ी हो गई और ये जो वीरू है ये पेमेंट कर देता है, अपना उधार चुका देता है, फिर से वो देने लगा। ठीक है, ऐसे करते करते 12 दिन उसने कॉफ़ी दिया तो 1,200 रुपये की कॉफ़ी दे डाली उसको। तो यहाँ पे जो जय है वो केवल और केवल 1,000 रुपये तक के लिए ही लायबल होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि जो चलत प्रत्याभूति क्या होती है, एक निश्चित समय के भीतर जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं मूल ऋणी और ऋणदाता के बीच में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं
उन ट्रांजेक्शन के लिए जो गारंटी दी जाती है उसी को चलत प्रतिभूति बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशन दिए गए हैं आप लोगों के लिए जो कि आपके बेयर एक्ट में है। एक का नंबर इलस्ट्रेशन, दूसरा आपका है गा नंबर इलस्ट्रेशन। ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आप इनको भी पढ़ सकते हो। पहला जो इलस्ट्रेशन है वो उस नौकर की ईमानदारी के बारे में गारंटी दी गई है जिसका काम किराए को वसूल करना है। ठीक है, जो किराए को वसूल करने के लिए रखा जा रहा है नौकर, उसकी अगर ईमानदारी के बारे में गारंटी दी जाती है तो वो आपका एक चलत प्रतिभूति होगा। दूसरा आपका गा नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है जहां पर आटे के 5 बोरे से संबंधित है। ठीक है, इसको हम इस केस से समझते हैं। अब यहाँ पर आपका एक केस है, इंपॉर्टेंट केस है आपका के वर्सेस ग्रोव्स का केस है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस केस के जो फैक्ट्स हैं आपके वो गा नंबर इलस्ट्रेशन से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो इस वाद में प्रतिभूति निम्न शब्दों में दी गई थी। क्या है प्रतिभूति, उसको आइए रीड करते हैं। इस प्रतिभूति के द्वारा मैं, यानी ये खा व्यक्ति कह रहा है कि मैं का के प्रति आटे के 5 बोरे जो वह गा को बेचेगा और जिसका भुगतान 1 महीने में होना है दायी होऊंगा, यानी उत्तरदायी होऊंगा। 5 बोरे दिए गए और गा ने उसके मूल्य का भुगतान कर दिया। ठीक है, यानी इसका यहाँ तक क्या हुआ कि खा जो है वो एक गारंटी दे रहा है कि का के द्वारा 1 महीने में जो 5 बोरे गा को उधार देने हैं उनके मूल्य के भुगतान के लिए मैं उत्तरदायी होऊंगा। तो यहाँ पर का जो है गा को उधार 5 बोरे देता है और बाद में गा के द्वारा इसका पेमेंट भी कर दिया जाता है, यानी उधार जो है वो चुका दिया जाता है। फिर क्या होता है, उसी महीने में और माल दे दिया जाता है, यानी 4 बोरे और दे दिए जाते हैं जिसका भुगतान फिर गा नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि का व्यक्ति खा के ऊपर, जो कि यहाँ पे प्रतिभू है, उसके ऊपर वाद ले आता है। तो यहाँ पर कोर्ट के द्वारा ये निर्णय दिया जाता है कि यह एक चलत प्रतिभूति नहीं थी, अतः बाद में दिए जाने वाले माल के लिए प्रतिभू उत्तरदायी नहीं था। तो इसमें समझना क्या है, ये कब आपका चलत प्रतिभूति हो जाता, जब खा ये कहता कि का के द्वारा 1 महीने के अंदर जितने भी बोरे दिए जाएंगे, उधार जितने भी बोरे दिए जाएंगे, उनमें वो केवल और केवल 5 बोरे तक उत्तरदायी होगा। तो फिर यहाँ पर अगर पहले वाले जो 5 बोरे दिए उसका पेमेंट गा ने कर दिया, फिर 4 बोरे और दिए उसका गा ने पेमेंट नहीं किया, तो फिर यहाँ पे खा के ऊपर वाद लाया जा सकता था, क्योंकि भैया तुमने 5 बोरे तक के लिए कहा था, ये तो 4 ही बोरे हैं, इसके लिए तुम मुझे पेमेंट करो, क्योंकि तुमने कहा था कि अगर गा नहीं करेगा तो तुम करोगे। तो ये आपकी चलत प्रतिभूति होती। लेकिन यहाँ ध्यान से समझो, यहाँ पे खा ने कहीं पर ये नहीं कहा है कि 1 महीने के अंदर जितने भी बोरे देंगे उसमें वो केवल 5 बोरे तक उत्तरदायी होगा। इसमें स्पष्ट वो कह रहा है कि वो उन 5 बोरे के लिए उत्तरदायी होगा जो इस महीने में देने हैं, उनके लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, एक बार फिर से समझना, अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो एक बार आप इस केस को एक बार फिर से पढ़ना। ठीक है, और इसका जो PDF होगा मैं डाल दूंगी, वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगी, और उसका लिंक जो है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहां से आप लोग आराम से रीड कर लेना। ठीक है, लेकिन जो अभी हम समझा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करना। ओके, अब हम साधारण प्रतिभूति और चलत प्रतिभूति में अंतर देख लेते हैं। इसको विशिष्ट प्रतिभूति भी कह सकते हो। ठीक है, आपका अगर इन दोनों टॉपिक्स में अभी भी कोई डाउट होगा तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझना आप लोग कि साधारण प्रतिभूति यानी विशिष्ट प्रतिभूति और चलत प्रतिभूति में अंतर क्या है। तो ये यहाँ पे एक आपका फेमस केस है, कोरले एंड गिल्ड का केस है। इस मामले में साधारण प्रतिभूति और चलत प्रतिभूति के बीच में अंतर बताया गया था कुछ इस तरीके से। पहला आपका डिफरेंस बताया गया कि जो साधारण प्रतिभूति होती है वो एक ही संव्यवहार के लिए होती है और एक ही निश्चित धन के लिए होती है, और जैसे ही उसका भुगतान हो जाता है यहाँ पर आपकी प्रतिभूति भी खत्म हो जाती है। लेकिन चलत प्रतिभूति में ऐसा नहीं होता है, ये एक चालू खाते के समान होती है जिसका बैलेंस घटता बढ़ता रहता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ से आप लोगों का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो चलत प्रतिभूति होती है वो चालू खाते के समान होती है जिसका बैलेंस घटता बढ़ता रहता है, और जो अवधि समाप्त होने पर न चुकाए हुए ऋण के लिए प्रतिभू उत्तरदायी होता है। यानी इसमें एक निश्चित टाइम होता है, इस टाइम के भीतर जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उससे कुछ मतलब नहीं कितने होते हैं,
ठीक है। लेकिन प्रतिभू उतने के लिए केवल उत्तरदायी होगा जितने के लिए उसने कहा है कि इस महीने में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उसमें वो केवल इस सीमा तक उत्तरदायी होगा। दूसरा डिफरेंस क्या बताया इन्होंने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, कि किसी कर्मचारी की ईमानदारी के लिए दी गई प्रत्यभूति चलत प्रत्यभूति नहीं होती है। सपोज किसी कर्मचारी को या किसी नौकर को आपको रखना है अपने घर में, या किसी एम्प्लॉय को हायर करना है, उसके बारे में अगर कोई गारंटी देता है उसकी ईमानदारी के बारे में, तो वो तो आपका एक ही ट्रांजेक्शन हुआ ना। किसी व्यक्ति की ईमानदारी के बारे में दे रहे हो, फिर आपका वो जितने दिन तक उस पद पर बैठा रहता है वो कर्मचारी, तो वो आपका एक ही ट्रांजेक्शन हुआ। तो यहाँ पर अगर किसी कर्मचारी की ईमानदारी के लिए आप प्रत्यभूति दे रहे हो तो वो आपकी चलत प्रत्यभूति नहीं होगी, वो आपकी विशिष्ट प्रत्यभूति होगी, क्योंकि कर्मचारी की नियुक्ति मात्र एक समव्यवहार है। परंतु जिस कर्मचारी को किराया वसूल करने के लिए नियुक्ति किया जा रहा है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जिस कर्मचारी को किराया वसूल करने के लिए रखा जा रहा है, नियुक्त किया जा रहा है, तो उसकी अगर ईमानदारी के लिए आपने गारंटी दी है तो वो आपकी चलत प्रत्यभूति होगी। फिर वो जितने भी किराया वसूल कर रहा है, डेली वो किराया वसूल कर रहा है, तो डेली वो एक नया ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो यहाँ पर जो प्रतिभू है वो ये डिसाइड कर सकता है कि वो इतने हजार या इतने एक निश्चित अमाउंट तक के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, यानी कि अगर किसी कर्मचारी की सिर्फ ईमानदारी के लिए गारंटी दी जा रही है तो वो आपका विशिष्ट प्रत्यभूति होगा, यानी साधारण प्रत्यभूति। लेकिन अगर ऐसा कर्मचारी जिसका काम किराए को वसूल करना है, उसकी ईमानदारी के लिए अगर कोई गारंटी दी गई है, वो आपकी चलत प्रत्यभूति होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों का ये कंप्लीट हो गया विशिष्ट प्रत्यभूति और चलत प्रत्यभूति। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा, इस पार्ट में कवर नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे आपका वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे चलत प्रत्यभूति का प्रतिसंग्रहण, यानी इसका रिवोकेशन कैसे किया जा सकता है। और ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आप लोगों का एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जल्दी से इसका नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं, उसमें आप लोगों का डिस्कस कराते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और दोस्तों को शेयर करना या ना शेयर करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।